सुप्रभात बच्चों, क्लास 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं खुशबू मैम आप सभी को आज पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके शीर्षक का नाम है रक्त और हमारा शरीर। मैं यहाँ पे बोर्ड पर भी आप लोगों को लिखती हूँ रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक का नाम है यतीश अग्रवाल। देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोग पाठ 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे हमारे रक्त और हमारा शरीर। रक्त मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, जिसको हम लोग खून भी कहते हैं, और हमारा शरीर, हमारा बॉडी। तो रक्त और हमारे शरीर के बीच में क्या संबंध है, ये सब इस सब की जानकारी हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि रक्त के कम होने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और हमारा शरीर स्वस्थ किस प्रकार हो सकता है। हम किस किस चीजों पर ध्यान देकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसी के पास धन होता है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, और हमारी जो भी जमा पूंजी होती है वो सारी नष्ट हो जाती है। और अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जो भी कमाएंगे वो हमारा जमा होगा और हम धनी बन सकते हैं। इसलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। इसमें 2 भाई बहन की कहानी है। एक अनिल है, उसकी छोटी बहन है जिसका नाम दिव्या है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। ऐसे दिव्या बचपन से ही थोड़ी कमजोर अस्वस्थ दिखती है, लेकिन अभी उसका स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया है। तो उसका भाई जो अनिल है वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है हॉस्पिटल में। जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो उसको देखकर कहते हैं कि इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, और जो ये मेरा अंदाजा है। और एक जांच होती है, जांच के बाद ही जो जांच का रिपोर्ट आता है उसके बाद डॉक्टर से होते वो कंफर्म हो जाते हैं कि कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है। इसलिए अनिल को सलाह देते हैं कि बगल के कमरे में जहाँ रक्त जांच होता है, ब्लड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वहां जाकर आप इसका ब्लड टेस्ट करवा दीजिए और फिर जो जानकारी होगी उसके अनुसार इसका इलाज होगा। वहां पे अनिल को एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी नजर आती है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। जो जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी वो अनिल को बोलती है कि कहो अनिल तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। तो अनिल उन्हें समझाता है, बताता है कि उसकी छोटी बहन दिव्या है, वो बीमार है और डॉक्टर ने उन्हें खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रख ली कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल कमरे में प्रवेश करता है और तब डॉक्टर दीदी क्या करती है, उसके हाथों से रक्त की कुछ बूंदे लेती है और एक शीशी में डालती है और कहती है अनिल को कि कल आकर तुम इसका रिपोर्ट ले जाना। कल होकर जाता है अनिल और दरवाजा पे दस्तक देने का मतलब होता है खटखटाना। दरवाजा जब हम किसी के यहाँ ऑफिस में घर में जाते हैं तो हम दरवाजे पर नॉक करते हैं तो अंदर से आवाज आती है, आओ, तो हम प्रवेश करते हैं। तो उसी तरह अनिल भी करता है। डॉक्टर दीदी अंदर से आवाज देती है कि आ जाओ। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेने से ठीक हो जाएगी। जब अनिल कमरे में जाता है तो अनिल क्या देखता है, सूक्ष्मदर्शी जिससे छोटी छोटी सी चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जो डॉक्टर्स वगैरह रखते हैं और उसे देखते हैं। उसी पे जो डॉक्टर दीदी थी वो एक स्लाइड पे एक कांच के टुकड़े पर वो जांच कर रही थी। उसकी बहन थी दिव्या, उसके ब्लड का टेस्ट कर रही थी और उसके बाद वो निष्कर्ष निकालती है। वो बताती है कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दिव्या को एनीमिया है, यानी खून की कमी है। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर कुछ दिन दवाई लेगी और कुछ खान पान का ख्याल रखेगी तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी।
अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अब अनिल जो है वो डॉक्टर दीदी से पूछता है कि एनीमिया का मतलब क्या है, मतलब एनीमिया कैसे होता है, क्यों होता है, ये बताइए मुझे। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफेद। डॉक्टर दीदी कहती है कि देखो, तुमको एनीमिया से पहले रक्त के विषय में जानकारी रखनी होगी, तभी तुम समझ पाओगे। ऐसे जो ब्लड है वो देखने में तो तरल दिखता है, लेकिन इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। उसमें छोटे छोटे से कण होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तरल होते हैं जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वो छोटा हिस्सा जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफेद, जो लाल रक्तकण और सफेद रक्तकण कहलाते हैं, जिन्हें कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रही है लाल। और तब वो डॉक्टर दीदी क्या करती है, एक स्लाइड पे सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनिल को दिखाती है, उसपे कुछ रक्त की बूंदे रखती कि देखो ये जो है वो लाल रक्तकण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रखती गई है। और अनिल जो है वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इसे देखकर तो लगता है कि एक बूंद में इतने सारे कण हैं, जो छोटी छोटी बालूशाही एक तरह का मिठाई होता है जिसे गोल गोल कहा जाता है, छोटे छोटे से। उसी तरह रक्त में बहुत सारे कण थे छोटे छोटे, और वो देखकर अनिल आश्चर्यचकित हो जाता है। दीदी बोली कि हाँ, लाल रक्तकण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। और तब दीदी बताती है कि एक बूंद में इसकी संख्या लाखों में होती है, यानी एक बूंद जो रक्त होता है उसमें इस कण की संख्या कितनी होती है, लाखों संख्या होती है। और यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 40 से 55 लाख कण। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। यह कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा, जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। और तब दीदी ने समझाती है कि ये कण जो होते हैं वो दिन रात हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं और तब जो हम सांस हवा लेते हैं, उनको भी रक्त ही हमारे पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। इनका जीवन का लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ अगले दिन होते हैं। और दीदी बताती है, ये कण जो होते हैं वो 4 महीने के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे कण एक साथ नष्ट नहीं होते हैं। जिसके शरीर के सारे कण एक साथ नष्ट हो जाते हैं वो बीमार हो जाता है। कुछ आज होते हैं, कुछ कल होते हैं, कुछ परसों होते हैं। जो कण नष्ट होते हैं उसके जगह पे फिर नए कण बच जाते हैं, और इससे स्वस्थ व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। तब तक कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट होने के स्थान होते हैं। जैसा कि मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया कि जो कण नष्ट होते हैं तो उसका स्थान खाली नहीं होता है, उसके स्थान पर नए रक्तकण जो होते हैं वो स्थान ले लेते हैं। और जो प्रतिदिन हम भोजन करते हैं उसके द्वारा जो हमें प्रोटीन, जो हमें ताकत मिलती है, उससे ही वो रक्तकण का निर्माण होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे रक्त को बढ़ाता है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इस कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते ही हम हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब उपयुक्त मात्रा में होते हैं। हमारे हड्डियों के बीच का जो भाग होता है, जैसे हमारा ज्वाइंट हड्डी होता है, उसके बीच का जो भाग होता है, वहां पे कारखाना या मशीन हम कह लें कि लगा होता है, जो हर समय नए रक्तकण को बनाते रहता है। और उसको बनाने के लिए कच्चे माल, यानी कच्चे माल का मतलब है कि हमें उसके लिए प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन वगैरह चाहिए, लौह तत्व, ये सब हमें चाहिए, जो हमारे शरीर में नए रक्तकण को बनाता है।
जैसे में दूध, दही, फल, सब्जी, अंडा, मीट, ये सारी जो चीजें होती हैं इन सभी से हमें शरीर में एनर्जी, शक्ति मिलती है और हमारे खून को हमारा खून बनता है, रक्तकण बनते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती है और हमें एनर्जी मिलती है, हमें शक्ति मिलती है हमारे शरीर को बढ़ाने में और कार्य करने में। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो वो उस कारखाने को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। अब देखिए, बच्चे जो बीमार, ऐसे आदमी बीमार क्यों हो जाते हैं? तो जो व्यक्ति उस कारखाने को कच्चा माल यानी कि पौष्टिक आहार नहीं दे पाता है, उसके शरीर में वो तत्व नहीं बन पाते और वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। और जो व्यक्ति वो सारे पौष्टिक तत्व नहीं लेते हैं, उनके शरीर में इस कण की कमी हो जाती है और उसी से क्या हो जाता है? एनीमिया, जो कि अनिल की छोटी बहन दिव्या को एनीमिया हो गया था। अब समझ गए आप लोग कि दिव्या को क्या बीमारी हुई थी और क्यों हो गई थी? यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अनिल की जो छोटी बहन है दिव्या, जिसे वो डॉक्टर से दिखलाने लाया है, उसको क्या बीमारी है और क्यों हो गई है? क्योंकि वो पौष्टिक आहार नहीं ले रही थी। जैसे में साग, सब्जी, दूध, फल, अंडा, गोश्त वगैरह ये सब वो नहीं ले रही थी, जिसके कारण उसके शरीर में खून की कमी हो गई और उसे एनीमिया हो गया था। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफी हद तक सही हुआ कि ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे शरीर में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। डॉक्टर दीदी बोलती है कि ऐसे एनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी होना और दूसरा कारण है हमारे शरीर में पेट में कीड़े का होना। इससे भी एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो ले और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनेक एक किस्म के कीड़े भी हैं जिसके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा से के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंखों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, शौच के बाद हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अब कीड़े से बचने के उपाय में बताती है दीदी कि हमें स्वच्छ जल और साफ खाना खाना चाहिए। जैसे कि घर का बना हुआ, पका हुआ, पूर्ण तरह से पका हुआ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। पानी जो है वो या तो प्यूरिफाई नहीं तो गर्म करके या फिर ढका हुआ पानी वो हमें पीना चाहिए। और हमें साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, जैसे खाने से पहले हाथ को धोना है, खाने के बाद अच्छी तरह से हाथ को धोना है और जो शौचालय का प्रयोग होता है उसको करना है और हाथ को समय समय पर हाथ की बहुत ही सफाई करनी है। नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, दांत जो है वो बिल्कुल अच्छे से साफ होने चाहिए, बाल अच्छे से साफ होने चाहिए। इन सभी के द्वारा भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती है, तो इन सभी का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। नंगे पैर बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। नंगे पैर घूमने से होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो लार्वे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म रूप से होते हैं, वो हमारी त्वचा से, बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां होती है वो त्वचा से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो हवा में तैरती रहती है, हमें दिखती नहीं है लेकिन प्रवेश कर जाती है, इनसे भी बीमारी हो जाता है। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बीमाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? अब अनिल पूछ रहा है कि शरीर में जो हमारा सफेद रक्त कण होता है वो क्या काम करता है। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उन्हें डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में यो मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब अनिल पूछ रहा है कि सफेद रक्त कण क्या करते हैं, तो बताती है दीदी कि ये हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं, जो मैंने आप लोगों को यहाँ भी लिख दिया है, यानी कि वो हमारी रक्षा करते हैं, बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और बीमारियों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाला गुण देती है। बीमारी इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब बीमारियों का क्या काम है? इससे हमें कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, तो वहां पे आप लोग देखते होंगे कि पहले तो खून पतला निकलने लगता है, बहुत बहने लगता है, लेकिन कुछ देर अगर उसको आप साफ नहीं कीजिएगा तो वो जाले की तरह वहां पे जम जाता है।
एक ऐसे जम जाता है जाली की तरह, तो वही बीमारियों का काम होता है। जो भी दरारें होती है उसको भर देता है ताकि हवा अंदर प्रवेश नहीं करती और ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। तो ये बीमारियों का काम है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाकर पकड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब दीदी, अब वो अनिल पूछ रहा है कि अगर ज्यादा कट जाए तो बंद नहीं होता है खुद से, तो वही दीदी बताती है कि हाँ, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि उस स्थान को साफ कपड़े से कस के जोर से कस देना चाहिए या फिर उसको हाथ से दबा देना चाहिए। दबाव जब वहाँ पे पड़ता है ना तो वहाँ पे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है या रुक जाता है, वहाँ पे खून नहीं बाहर निकलता है और उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचाया जाता है। जब डॉक्टर देखते हैं कि घाव ज्यादा होता है तो स्टिच भी देते हैं यानी टाका देते हैं, नहीं तो जैसे यहाँ पे हाथ के हिस्से में चोट लगे तो उसको ऊंचा थोड़ा कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, रक्त का बहाव जो होता है वो कम जाता है और रक्त कम निकलता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसा समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी ने बताया कि रक्त की जब कमी हो जाती है तो उसे खून भी चढ़ाया जाता है। तो अनिल पूछता है कि ऐसे में कैसे व्यक्ति की खून काम में आती है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया जाता है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति न मिलने पर अनिल पूछता है। दीदी बोलती है कि रक्त को 4 समूहों में बांट दिया जाता है। सभी व्यक्ति के शरीर में एक जैसे रक्त नहीं होते हैं, अलग अलग किस्म के रक्त होते हैं। 4 समूहों में बांट, जिस व्यक्ति का रक्त जैसा होता है उसी तरह के रक्त उसको चढ़ाया जाता है। ऐसी आपत्ति स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या हमें भी रक्तदान करना चाहिए? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, इससे यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। अनिल ने कहा, शाबाश अनिल, दीदी ने कहा। अब अनिल पूछता है कि तब रक्त की जो कमी होती है वो कैसे पूरी की जाती है? तो दीदी ने बताया कि ब्लड बैंक के द्वारा रक्त की कमी पूरी की जाती है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। तब अनिल पूछता है कि तो क्या हमें भी रक्तदान करना चाहिए? तो दीदी से समझाती है कि नहीं, अभी तुम्हारी उम्र कम है। 18 वर्ष के बाद जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उन्हें ही रक्तदान करना चाहिए। एक बार में 300 मिलीलीटर खून निकाला जाता है, जिससे व्यक्ति को ज्यादा परेशानी नहीं होती है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है। इससे अगर हम इतना खून निकाल भी लेते हैं स्वस्थ व्यक्ति से तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये गलत अवधारणा है कि उससे कमजोरी हो जाती है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से रक्तदान करता रहे तो ब्लड बैंक में रक्त की कोई कमी नहीं होगी और इससे जरूरतमंद को भी रक्त मिलता रहेगा और कोई भी व्यक्ति रक्त के अभाव में बीमार या फिर मर नहीं सकता है। इस तरह से अनिल बोलता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी रक्तदान करूंगा और तब उसे दीदी शाबाश करके उसका ठोकती है। इस तरह से बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर को अच्छे ढंग से पढ़ लिया। मैंने समझा दिया। इसमें बहुत सारे इनर क्वेश्चन थे जिस पर मैंने जोर दे देकर आप लोग को समझाया। इसके पाठ में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। वहाँ पे साफ कपड़ा को कसकर बांध देना चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आराम से बन जाएंगे। मैंने जो पढ़ाया है वीडियो में और जो मैंने बोर्ड पर शब्दार्थ लिख दिए, इसको आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 7 में। तब तक के लिए